ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट के कोने में एक हंसमैन मकड़ी अपने शिकार को खा रही है। इस ग्रीन ट्री फ्रॉग का अब सिर्फ सर ही बचा है। हंसमैन मकड़ियां कमाल की शिकारी होती हैं। अपने से भी बड़े जानवरों को काबू में कर लेती हैं। पर जंगल की जमीन पर ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो रोजाना ही अपनी जान बचाने के लिए जूझते रहते हैं। कुछ ने अपने बचाव की कमाल की तरकीब विकसित की है। एक पेपरमिंट स्टिक इंसेक्ट एक पेंडेनस लीफ जैसा ही नजर आ रहा है। हंसमैन पहले भी बचाव की ऐसी कोशिशें देख चुकी है, तो ये पीछे से चुपके से आती है। पर स्टिक इंसेक्ट के पास भी कई केमिकल हथियार हैं। इसके दोनों ग्लैंड्स पास आते शिकारी पर निशाना साधे हुए हैं और वार कर दिया। मकड़ी की आंखों पर उसने तेज धार छोड़ दी है, जिससे उसे बहुत जलन होती है। और इसकी तो 8 आंखें हैं। मैंग्रोव्स ज्वार भाटे वाली कमाल की जगह हैं, जो मड स्किपर की अनूठी बनावट के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। ये खास मछली 40 करोड़ साल पहले के क्रमिक विकास के उस दौर की एक झलक दिखाती है, जब जीवन पानी से निकलकर जमीन पर पनपने लगा था। ये पानी में भी जी सकती है और जमीन पर भी। खास तरह के फिन्स की बदौलत ये मड फ्लैट्स में आराम से आ जा सकती है। जब तक मड स्किपर्स का शरीर भीगा रहता है, ये काफी लंबे समय तक भी पानी से बाहर रह सकती है। ये नमी को अपने मुंह और बड़े गिल सैक्स में सहेजे रखती हैं और ये अपनी भीगी हुई खाल के जरिए सीधे ही ऑक्सीजन ले सकती हैं। ज्वार बढ़ने के दौरान मड स्किपर्स उथले और गुनगुने पानी में घूमती रहती हैं। पर जब पानी उतरता है तो इलाके को लेकर जज्बाती नर एक दूसरे को आंकने लगते हैं। ज्वार उतरने पर ये व्यस्त हो जाते हैं। इनका बिल यू आकार का होता है, जिनमें कुछ की गहराई 1 मीटर से भी ज्यादा होती है। इन्हें पक्का करना होता है कि ये खुला रहे, पानी और तलछट के लगातार आते रहने के बावजूद। मादा यहीं पर अंडे देती है। सबसे बड़ी चुनौती होती है घुसपैठियों को दूर रखना। कुछ मड स्किपर्स अपने आशियानों की निशानदेही के लिए उनके इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं। घुसपैठ को पसंद नहीं किया जाता। पर अगर कोई घुसपैठिया जाने से इनकार करता है तो गुस्सा आना लाजमी है। ये मछलियां सकर्स की तरह अपना मुंह खोलकर सामने वाले को पकड़ने की कोशिश करती हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसी झड़पें बस ताकत और दबदबे का दिखावा ही होती हैं।
जीतने वाला ये नर चुनौती देने वाले को दुम दबाकर भागते देख रहा है। मुकाबला खत्म हुआ और इसका इलाका अब फिर सुरक्षित है। येलोस्टोन 20 लाख एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैला हुआ दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये इलाका 5 लाख साल से भी पहले हुए एक विशाल ज्वालामुखी के विस्फोट में बना था। लावा क्रीक से एक विशाल गड्ढा बना जिसकी चौड़ाई है करीब 70 किलोमीटर। ज्वालामुखी की पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी कई तरह के मैमल्स के लिए जरूरी एक चरागाह है। यहाँ एल्क के झुंड भी हैं, भालुओं के परिवार भी और ग्राउंड स्क्विरल्स भी, जो फूड चेन में सबसे नीचे हैं। एक मादा लोमड़ी जंगली फूलों के बीच इनका शिकार करती है। बसंत की गर्माहट से रोज की जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर गई है। लोमड़ी के बच्चों ने अभी ठोस खुराक लेनी शुरू ही की है और भूखे बच्चों को काबू में रखना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे खेल रहे हैं और माँ आसपास के इलाके पर लगातार नजर रखती है। आसपास कई शिकारी हैं, तो जरा सा ध्यान चूका नहीं कि उसके बच्चों की जान आफत में पड़ सकती है। कौवे बच्चों के करीब नहीं फटक पा रहे हैं, तो वो गिलहरी के बचे खुचे मांस से ही काम चला रहे हैं। पिता काफी समय बाद घर लौटा है। और बिल में मौजूद अपने परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल लेता है। पर जल्द ही हवा में उसे एक अजीब सी गंध आती है। एक बैजर पास ही है। बड़े बड़े नाखून वाले इस जीव की फितरत हमलावर होती है। मांद की तरफ आते बैजर का सामना निगरानी कर रहे पिता से होता है। पिता पूरी ताकत से मांद की हिफाजत करता है। पर हमलावर पिछली तरफ से घुस जाता है। लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। खुशकिस्मती से बच्चे अपनी माँ की कड़ी निगरानी में बाहर खेल रहे हैं।
लेकिन कुछ ही समय बाद बैजर फिर लौट आता है। चीन के पहाड़ी जंगलों में ऊंचाइयों पर पेड़ में एक बहुत ही अजीब जीव रहता है। ऐसे बहुत ज्यादा जीव नहीं होंगे जो यहाँ के बदलते मौसम के जबरदस्त उतार चढ़ाव में भी जिंदा रह सकते हैं, पर गोल्डन स्नब नोज मंकी बहुत ऊंचाइयों पर भी जिंदा रह सकते हैं। इनका आशियाना दक्षिण पश्चिमी चीन के एक छोटे से इलाके में है, समुद्र की सतह से जिसकी ऊंचाई 1.5 से 3,000 मीटर है। सर्दियों में इस पूरे इलाके में रोज बर्फ गिरती है, जिससे यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। माना जाता है कि इस बंदर की नाक चपटी इसलिए होती है ताकि इसे फ्रॉस्ट बाइट ना हो, और बालों की इनकी सुनहरी परत शानदार इंसुलेटर का काम करती है। फलों और पत्तियों के न रहने पर खुराक की कमी को पूरा करने के लिए इन बंदरों को लाइकन, मॉस और पेड़ों की छाल से अपना पेट भरना पड़ता है। मौसमों के बदलाव के दौरान सीमित संसाधनों के कारण मुकाबला बहुत ही कड़ा हो जाता है। नर सबसे अलग ही रहते हैं। हालांकि मिलन वाले दौर की बात और है। इधर जंगल की जमीन पर एक लड़ाई चल रही है। एक युवा नर इलाके के मुखिया नर की मादाओं पर कब्जा करना चाहता है। अपने चाकू जैसे दांत दिखाकर ये डोमिनेंट नर इस चुनौती देने वाले को भगाने की कोशिश करता है, पर ये युवा नर हार मानने को तैयार नहीं। झुंड में घबराहट का माहौल है, क्योंकि इनका नेतृत्व खतरे में नजर आ रहा है। चुनौती देने वाला लौट जाता है। ये शायद किसी और दिन कोशिश करेगा। बेशक नर आपस में झगड़ते रहते हैं, पर साथी चुनने का हक तो मादाओं को ही है। तो इसे ग्रूमिंग में माहिर होना होगा। मादाओं की अनदेखी करना इसका ताज छीन सकता है। मादाएं अपने अल्फा नर के प्रति कितनी ही वफादारी दिखाएं, इनमें से कुछ चुपचाप दूसरे नरों के साथ रिश्ते बना लेती हैं। ये एक चतुराई वाली रणनीति है। नर अपनी जेनेटिक लाइन की हिफाजत करते हैं, तो अगर कोई चैलेंजर मादाओं को जीत लेता है तो ये यकीन से नहीं कह सकते कि बच्चे उसके हैं कि नहीं, तो ये उन्हें रहने देता है। और इस तरह प्यार करने की इस आजादी के कारण दक्षिण पश्चिमी चाइना के इस पहाड़ी बैटल ग्राउंड में शांति बनी रहती है। नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सुबह हो रही है। फ्लाइंग फॉक्सेस डेनट्री के अपने आशियानों में लौट रही हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। डेनट्री की उम्र करीब
18 करोड़ साल है और ये जंगल एकदम अलग पनपा है। ये दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ी रेंजेस में से एक से घिरा है, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस जंगल के कुछ हिस्सों में हर साल 6 मीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। इस बारिश की वजह से यहाँ पेड़, पौधों और पक्षियों की कमाल की विविधता नजर आती है। यहाँ जायंट कैसोवरी भी दिखती है और चटक रंगों वाले किंगफिशर भी। और यहीं रहता है एक आशिक परिंदा, सैटर्न बावरबर्ड। नर मादाओं से एकदम अलग दिखता है। इसकी पीठ चमकदार नीली होती है और बैंगनी रंग की आंखें, और ये अपनी मोहक आंखों से ऊपर डाल पर बैठी मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा है। इसे पता है मादा को नीला रंग बहुत भाता है, क्योंकि वो जंगल में मिलता नहीं। ये प्रदर्शन इसकी मेहनत को दिखाता है। इसने नीली स्ट्रॉज और कटलरी, बॉटल के ढक्कनों और प्लास्टिक रिंग्स से ये सजावट की है, जो इसके तिनकों से बनाए बावर तक जाती है। और ये इसी पर अपना शानदार प्रदर्शन देगा। फिर ये बीच में खड़े होकर देखता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। ये अपने बावर पर वेजिटेबल मैटर और लार की एक परत बना देता है। फिर मादा करीब से इसे देखने नीचे आती है। शायद इसकी बात बन रही है और अब वक्त आ गया है कोर्टशिप डांस का। पर वर्षावन में हर काम प्लान के मुताबिक नहीं होता। पास ही एक ब्रश टर्की ने अपना बड़ा सा घोंसला बनाया है और बावर बर्ड की गतिविधि देखकर वो यहाँ आ पहुंची है। उसे इस बात की जरा भी कदर नहीं है कि इस नीले रंगमंच को सजाने में कितनी मेहनत लगी है। लेकिन यहाँ तो इससे भी बड़ी समस्याएं मौजूद हैं। एक कार्पेट पाइथन की नजर इधर ही है। ये पक्षियों को भी खाता है, बशर्ते उन्हें पकड़ पाए। सांप बावर की तरफ बढ़ने लगता है। कार्पेट पाइथन घात लगाने वाला शिकारी है, पर यहाँ चुपके से शिकार तक पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं। टर्की सांप को बावर बर्ड तक पहुंचने से पहले ही देख लेती है। ये हंगामा शुरू कर देती है और पत्तियों को सांप की तरफ उड़ाने लगती है।
सांप को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो टर्की मारामारी पर उतर आती है। अब हालात सांप के बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं और वो दूसरी दिशा में चला जाता है। बदकिस्मती से बावा बर्ड जिसे रिझाने की कोशिश में था, वो साथी भी जा चुका है। एक लड़ाई में जीत हुई तो दूसरी में हार। पूरे रेन फॉरेस्ट में हर कहीं ऐसी ही लड़ाइयां चलती रहती हैं। यहां मुकाबला दो नर राइनो बीटल्स के बीच हो रहा है, जो मिलन का हक हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। प्लैटिपस बिना रीढ़ वाले छोटे जानवरों को खाता है और पेड़ों में ऊंचाई पर ग्रीन एंट्स एक घोंसला बनाने के लिए कुदरत से जूझती नजर आती हैं। टहनियों को मोड़ने और बड़ी पत्तियों को इस्तेमाल करने लायक शक्ल देने के लिए ताकत और सहयोग की जरूरत पड़ती है। घोंसला बनाने की जगह चुनने के बाद वर्कर चींटियां एक दूसरे पर चढ़ के एक चेन बनाती हैं और इस तरह पत्तों के बीच का फासला तय करती हैं। ये अपने मैंडिबल्स को स्टेबल्स की तरह इस्तेमाल करके धीरे धीरे पत्तियों को एक साथ जोड़ देती हैं। वर्कर एंट्स की एक लाइन पत्तियों को पकड़ती है और दूसरी चींटियां उन्हें जोड़ देती हैं। ये लार्वे इकट्ठे करके उनमें से गोंद जैसे चिपचिपे सिल्क को निकालती हैं। ये घोंसले की दीवारें जोड़ने के लिए परफेक्ट चीज है। ढांचा बनकर पूरा हुआ। अब इस छोटे से ट्री हाउस पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ेगा और ये बखूबी छिपा हुआ भी है, बच्चों की परवरिश के लिए एकदम सही। पांच लाख से भी ज्यादा चींटियां साथ मिलकर बच्चों का पेट भरती और उनकी परवरिश करती हैं। अगर शिकार पर हावी होने की बात हो, तब भी ग्रीन एंट्स का जवाब नहीं। ये अपने से भी बड़े कीड़ों पर हावी हो जाती हैं। ज्यादातर कीड़े ग्रीन एंट से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। इस अजीब सी मकड़ी को छोड़कर जो इनके बीच ही रहती है, ये चींटियों की आपसी सहयोग की ताकत को उनकी कमजोरी में बदल देती है। ये है ग्रीन एंट मिमिक। इसके पिछले हिस्से पर मौजूद निशान चींटी के सर जैसे लगते हैं। शरीर पर मौजूद रिफ्लेक्टिव बाल चींटी के चमकीले एक्सोस्केलेटन जैसे लगते हैं और अपनी टांगों को एंटीना की तरह ऊपर उठाकर ये इस छलावरण को पूरा कर देती है।
इसे बड़ी ही सफाई से ये काम अंजाम देना होता है। एक गलती हुई नहीं कि मकड़ी को पहचान लिया जाएगा। एक वर्कर लावे इकट्ठे करती है। ये अकेली और खतरे से घिरी है, यानी एकदम सही निशाना। बेशक इसका सामना शिकारी से है, पर यह हमला नहीं करती। रेन फॉरेस्ट के बैटलफील्ड में भेस बदलना एक दमदार हथियार होता है। कोलोराडो के अल्पाइन फॉरेस्ट से ऊपर आपस में सर टकराने की आवाजें पहाड़ों में गूंजती रहती हैं। ये रटिंग सीजन यानी मिलन का मौसम है। मादाएं मिलन के लिए तैयार हैं और नर भी आक्रामक और अपने इलाके के प्रति सजग हो गए हैं। लेकिन मिलन से पहले नरों को अपनी ताकत और दबदबे का इजहार करना होगा। बेशक इस इलाके में बड़ी ठंड है, लेकिन नरों के तेवर काफी गर्म हैं। अगर कुदरत ने इन्हें ये जबरदस्त सर न दिए होते तो ये भेड़ें इस मुठभेड़ को न झेल पाती। उम्र के साथ साथ केराटिन से बने इनके ये सींग और बड़े होते जाते हैं और मुड़ जाते हैं। इनमें हवा मौजूद होती है और ये टक्कर के दौरान मुड़कर इसके प्रभाव को झेल जाते हैं। इससे इनका ब्रेन अपनी जगह से नहीं हिलता और किसी बड़ी चोट की आशंका भी नहीं रहती। जबरदस्त टक्करों वाली ये मुठभेड़ें कई घंटों तक चल सकती हैं। और दोनों में से किसी एक के हार मानने पर ही खत्म होती हैं। पर इस मुकाबले में जीतने वाले नर को अभी आधी जीत ही नसीब हुई है। मादाएं बहुत सोचकर चुनाव करती हैं। इस बर्फीले बैटल ग्राउंड में सिर्फ ताकत के बल पर ही सब कुछ नहीं जीता जा सकता। येलोस्टोन में सर्दियां आ पहुंची हैं। इस बर्फीले इलाके में खुराक ढूंढ पाना एक चुनौती बन गया है। एल्क बर्फ के नीचे मौजूद लाइकन और फंगी तक पहुंचने के लिए उसे खुरचते हैं और एक गोल्डन ईगल एक मर चुके जीव की दावत उड़ा रहा है। लोमड़ी अकेले ही शिकार करती है। इसके बच्चे बच नहीं पाए। बैजर ने उन्हें काफी पहले ही मार दिया था।
यहाँ कुछ भी आसानी से नसीब नहीं होता। इसे भी अपनी खुराक बर्फ के नीचे से ही हासिल करनी होगी। लेकिन एक मांसाहारी होने की वजह से ये एक अलग ही तरह की खुराक ढूंढ रही है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बर्फ की मोटी चादर में ढका होता है, तो छोटे मैमल जमीन के नीचे एक नई दुनिया, एक सबनेवियन जोन में जीते हैं। इस खुली उथली परत को कायम रखते हैं पेड़ पौधे और बर्फ। जमीन सबनेवियन जोन को गर्म रखती है और ये जगह 0 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद ठंडी हवा से बची रहती है। ये रहने लायक तो है, पर पूरी तरह सुरक्षित नहीं। हर गतिविधि से आवाज पैदा होती है और लोमड़ी के कान उसी तरफ हैं। दोनों कानों को अलग अलग घुमाकर ये इसकी एकदम सही पोजीशन जानने की कोशिश करती है। इस तरह की बर्फ में सटीक छलांग लगाना मुश्किल होता है। ऐसी कोशिश में कामयाबी की दर 20% से भी कम होती है। पर यह खेल है धीरज का, तो जो दिखता है हमेशा वैसा ही नहीं होता। जब लोमड़ी उत्तर पूर्व की दिशा में छलांग लगाती है तो ज्यादा कामयाब रहती हैं और इनकी 4 में से 3 कोशिशें कामयाब होती हैं। माना जाता है कि ये अपनी आंखों में मौजूद खास प्रोटीन की वजह से पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकती हैं। ये शिकार की आवाज और मैग्नेटिक फील्ड के ढाल के बीच का हिसाब लगाती हैं, जिससे इन्हें शिकार की जगह का बेहतर अंदाजा हो जाता है। भूख मिटाने की लड़ाई लड़ने के लिए जीवों में कई अनोखे बदलाव विकसित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनूठे वातावरण और जियोलॉजी ने लंबी दूरियां तय करने के अनोखे तरीके निकाले हैं। कंगारू न चल सकते हैं न दौड़ सकते हैं, पर ये उनके लिए कोई बाधा नहीं। अपनी विशाल टांगों से ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नर कंगारुओं के लिए टांगें हथियार भी हैं। अल्फा नरों को सबसे ऊपर बने रहने के लिए तगड़ी लड़ाइयां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि सबसे अच्छे को ही मिलन करने का हक होता है। अपनी मां के पाउच से निकलते ही नर बच्चा मुकाबले करने लगता है। ये स्पारिंग की अपनी तकनीक निखारने लगते हैं और इनकी मां इनके लिए बनी रहती हैं पंचिंग बैग।
पर जब बच्चा ताकतवर होने लगता है तो उसे अपने साइज के पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी होती है। लड़ाई की शुरुआत चेहरे पर थप्पड़ मारने से होती है। मकसद होता है सामने वाले नर को गर्दन से पकड़कर नीचे पटक देना। पर इस उम्र में इनके पास कोई खास तकनीक नहीं होती। लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्पारिंग और ज्यादा हिंसक होती जाती है। इस झुंड का अल्फा जवान है। कई बरस की स्पारिंग की वजह से इसकी मसल सख्त हो चुकी हैं। सामने वाला पीछे हटने को तैयार नहीं। बिना लड़े इसे मादाओं से मिलन का मौका नहीं मिलने वाला। दांव बड़े हैं। अपनी पूंछ का सहारा लेकर चुनौती देने वाला एक जोरदार वार करता है। पेट की मोटी खाल के कारण तीखे नाखूनों से चोट नहीं लगती। अंदरूनी चोटों से मौत हो सकती है। और अल्फा नर अपने अनुभव के बल पर जीत जाता है। चुनौती देने वाला पीछे हट जाता है। ये और तजुर्बा हासिल करके किसी और दिन अपनी किस्मत आजमाएगा। तितलियां इस दुनिया में 20 करोड़ साल से भी ज्यादा समय से मौजूद हैं। ये फूलों वाले पौधों से भी पहले से यहाँ हैं और 2 सामूहिक विलोपनों को झेल चुकी हैं। इन्होंने ज्वालामुखी के विस्फोट, हिमयुग और परिवेश में बहुत बड़े बदलावों का भी सामना किया है। अपने नाजुक शरीर के बावजूद ये जिंदा रहती हैं। आज भी ये अपनी अद्भुत सहन शक्ति से हमें प्रभावित कर रही हैं और मोनार्क बटरफ्लाई तो इनमें सबसे अव्वल है। हर साल ये लंबे 2 तरफा माइग्रेशन पर रवाना होती हैं। नॉर्थ अमेरिका में गर्मियों के दौरान अपनी ब्रीडिंग के बाद ये दक्षिण की ओर 4000 किलोमीटर के सफर पर रवाना होती हैं। मेक्सिको के कॉनिफर फॉरेस्ट के अपने सर्दियों के हाइबरनेशन ग्राउंड्स की ओर, और बसंत आने पर ये पक्षियों की तरह फिर उत्तर की तरफ रवाना होती हैं। मोनार्क को सिर्फ उत्तर में ही एक तरह का पौधा मिलता है जो इनके लार्वा के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मादाओं को मिल्कवीड की पत्तियों के निचली सतह पर अंडे देने होते हैं, जिसमें ऐसा रस होता है जो ज्यादातर दूसरे जीवों के लिए जहरीला होता है। पर अंडों से हाल ही में निकले कैटरपिलर्स के लिए नहीं, जो मिल्कवीड को बड़े जोश से खाते हैं। इन पौधों को खाने से ये भी जहरीले हो जाते हैं और शिकारियों से बच जाते हैं। इनकी चटकधारियां दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती हैं।
2 हफ्ते तक खूब खाने के बाद इनका कमाल का रूप परिवर्तन होने लगता है। ये हरा और सुनहरा ककून बनाते हैं और 3 हफ्ते बाद ये क्रिसलिस से बाहर निकल आते हैं। तितलियों की उम्र बस कुछ ही हफ्ते की होती है और गर्मियों के दौरान इनकी कई पीढ़ियां ब्रीड करती हैं और दम तोड़ देती हैं। सीजन की आखिरी पीढ़ी के अलावा जो 8 महीने तक जी सकती है, पर पहले इन्हें दक्षिण का रास्ता ढूंढना होगा, वरना ये उत्तर की बेहद ठंडी सर्दियों में मारी जाएंगी। सूरज को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करते हुए ये मेक्सिको का मुश्किल सफर शुरू करती हैं। ज्यादातर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। पहले प्रेरीज में खूब जंगली फूल उगा करते थे, पर अब उनकी जगह ले ली है मोनोकल्चर क्रॉप्स और शहरों ने। केमिकल स्प्रेस का भरपूर इस्तेमाल होता है। और पाले की मार भी झेलनी पड़ती है और इन्हें बिना खाने या पानी वाले इलाकों को भी पार करना पड़ता है। सर्दियों की शुरुआत में तितलियों के बादल साउथ वेस्टर्न मैक्सिको के पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। फर के पेड़ हरे से सुनहरे हो जाते हैं। यहाँ तक पहुंच पाने वाले नरों का एक ही मकसद होता है, मरने से पहले मिलन करना। सिर्फ मादाएं ही एक बार फिर उत्तर के सफर के लिए जिंदा रहेंगी। नर मरते हुए प्यार की एक गंध छोड़ जाते हैं। ये खुशबू पेड़ों और हवा में मंडराती रहती है। ये संदेश है अगले बरस माइग्रेट करने वाली मोनार्क तितलियों के लिए। इनकी सहनशक्ति का इम्तिहान पूरा हो गया है। आखिरकार ये घर पहुंच गई हैं। मैदानी इलाकों से पहाड़ी चोटियों तक जंगल पृथ्वी की सतह के 1/3 से भी कम हिस्से पर मौजूद हैं। पर ये 80% जमीनी प्रजातियों के लिए खाना और रहने की जगह प्रदान करते हैं। अरबों जानवर जिंदा रहने के लिए आपस में मुकाबला करते रहते हैं। वाइल्ड बैटल ग्राउंड्स के फलने फूलने के लिए एक प्रजाति को उथल पुथल के बीच संतुलन कायम रखना होता है। भारत में ये जानवर है बाघ। ये जानवर पृथ्वी पर 10 लाख साल से भी ज्यादा से मौजूद है और विकास की प्रक्रिया के जरिए ये एक चरम शिकारी बन गया है।
बाघ की पसंदीदा खुराक होने के बावजूद हिरन को इसकी मौजूदगी से फायदा होता है। ऐसे शिकारी की गैर मौजूदगी में हिरन तमाम इलाके को चर जाएंगे। इससे जंगल में मौजूद सभी जीवों की सेहत खतरे में पड़ जाएगी, उनकी भी। जंगल इसके कई जीवों की रोज होने वाली लड़ाइयों पर निर्भर करता है, चाहे वो छोटे हों या बड़े।